नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। यूपी में अपने चुनावी अभियान को गति देने के लिए बीजेपी ने आज राज्य में एक साथ 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा को बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने हरी झंडी दिखाई। मथुरा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा की शुरुआत की। इसके अलावा बिजनौर में नितिन गडकरी, गाजीपुर में स्मृति ईरानी, झांसी में राजनाथ सिंह, अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा और बलिया में शिवराज सिंह चौहान जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? दंगाइयों को गले लगाना। इस जन विश्वास यात्रा की जो शुरुआत हुई है उससे बीजेपी को उम्मीद है कि वो जन जन तक पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एनडीटीवी से कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, मथुरा से विधायक भी हैं। श्रीकांत जी, जन विश्वास यात्रा के फ्लैग ऑफ हो गया है, क्या है जन विश्वास यात्रा के पीछे आप लोगों का ध्येय? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। और इसको हमने अपने काम से हमने इसको चरितार्थ किया है। तो हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे विकास करेंगे। जो जन अपेक्षाएं हमारी सरकार से, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से जो जनता को थी, उन पर हम खरे उतरे हैं और उनको लेकर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पिछला जो हमारा आंकड़ा था उससे हम अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर, आप खुद यहाँ से विधायक हैं। अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ आ रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ आ रही है और योगी जी के में भी भीड़ आ रही है। क्या लगता है आपको कि किस करवट बैठेगा ऊँट? क्योंकि जब योगी जी आए अयोध्या, काशी की बात की, अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर सरकार है, तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। देखिए, ये सब स्थान हमारे लिए आस्था के केंद्र है। हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा विश्वनाथ हमारे पास है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे पास है, भगवान कृष्ण हमारे पास है, तीर्थों का राजा प्रयागराज हमारे पास है। तो इन स्थानों का चौमुखी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और हम इनका चौमुखी विकास कर रहे हैं। सर, ये जन विश्वास यात्रा के बाद कैसे ले जाएंगे कैंपेन? इनकम टैक्स की रेड हुई, अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी ईडी और सीबीआई बाकी है। देखिए, पहले कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगाती रही थी। आप भ्रष्टाचार करेंगे और फिर उसका राजनीतिकरण करेंगे, तो ये उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत रेड किसी के यहाँ हुई है तो आप अदालत में जा सकते हैं। लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है। कल मोदी जी ने बोला योगी जी को उपयोगी और अखिलेश यादव कह रहे हैं अनुपयोगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी तो निश्चित रूप से वही कहेंगे जो उनको कहना है, लेकिन हाँ, 2017 में लेके जनता ने उनको अनुपयोगी साबित कर दिया। तो अब वो टीका टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे इन तमाम विरोधी जो दलों के नेता, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। तो अभी आपको और भी अंट संट कुछ सुनने को मिल सकता है। श्रीकांत शर्मा जी, मथुरा से विधायक, ऊर्जा मंत्री, अपने क्षेत्र में जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ेगा और उनका कहना है कि जन विश्वास यात्रा के जरिए वो लोगों तक पहुंचेंगे और बीजेपी को यूपी में ज्यादा सीटें मिलेंगी। और सौरभ शुक्ला ने मथुरा में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए लोगों से भी बात की है। बीजेपी अपनी ताकत झोंके हुए है। आज 6 जिलों से बीजेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुद मथुरा, जो कि ब्रज क्षेत्र है, एक अहम क्षेत्र है, वहां पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं मथुरा में जो सुनने हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबलू सोनी है। बबलू जी, आप लोग यहाँ आए हैं योगी जी की सुनने के लिए। इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग अपना वोट देंगे? हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद का है, हिंदुत्ववाद का है और विकासवाद का है। हिंदुत्ववाद का? हाँ, और हमारा विकासवाद, हिंदुत्ववाद और विकासवाद। हाँ, विकासवाद पर हमारा असली मुद्दा है। मथुरा में अभी केशव मौर्य ने, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। केशव मौर्य जी ने बोला ट्वीट करके कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है। हाँ, क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं?
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण हो। और क्या उसको आजाद कराना चाहते हैं हम, मथुरा जन्मभूमि को जो क्या करना चाहते हैं? आजाद, और इसीलिए हम आए हैं काफी साल पहले। आजाद नहीं है, अब आजाद नहीं है क्योंकि मुगल शासक जब आए थे तो उसमें जन्मभूमि पे अतिक्रमण करके उन्होंने अपने मस्जिदों को बना दिया गया। उसको हम आजाद कराने के लिए आए हैं, विकास के लिए, जन्मभूमि के लिए, माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए हम वोट देना चाहते हैं। ये बताइए कि एक बड़ा मुद्दा है, क्या रोजगार यहाँ मिला है? रोजगार क्यों नहीं मिला है? पब्लिक को रोजगार मिला है? रोजगार जरूरी नहीं है हमारे लोगों का, हमारे लिए तो मात्र देशभक्ति, जन्मभूमि, माँ यमुना शुद्धिकरण। आप कह रहे हैं रोजगार मिले ना मिले यहाँ मंदिर बन जाए मथुरा में? नहीं, हमको रोजगार से कोई मतलब नहीं है नौजवान को। इस समय मात्र और मात्र देश की सर्वोच्च बलिदान और देश के लिए ही, देश के हित के लिए जीना चाहता है लोग। नहीं तो देश के हित के लिए तभी जिएंगे जब हम नौकरी करेंगे, कमाएंगे, टैक्स देंगे। हमें सरकार ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे दिया है, राशन फ्री मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? क्योंकि जंग लड़ने के लिए मिल रहा है। जंग लड़ो। विनीत जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? यहाँ लोग कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो मथुरा मंदिर बन सकता है, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बनेगा, मंदिर क्यों नहीं बनेगा? जैसे अयोध्या में बना है, इसी प्रकार यहाँ मथुरा में ही बनना चाहिए। तो ये चुनावी मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दा यही है। अच्छा, और नौकरी, महंगाई ये मुद्दा नहीं है? पेट्रोल 100 रुपए लीटर है जी। पिछली सरकार में भी महंगाई थी, यहाँ भी महंगाई है। इतनी महंगाई तो होती रहती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। पर जो हमारा मेन मुद्दा है, इसके लिए जो हमारी वो है, क्या मेन मुद्दा है कि जैसे मंदिर बनना, युवाओं को जो मिल रहा है, जिस को क्या मिल रहा है? बहुत कुछ मिला हुआ है सर, सब आपको भी पता हुआ है, ऐसा तो है नहीं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर की टीमों ने छापे मारे। इन छापों पर आरोप और प्रत्यारोप की सियासत चल रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। अपने करीबियों पर हो रहे इनकम टैक्स विभाग के छापों के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अनुपयोगी सरकार है, योगी अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। साथ ही कांग्रेस को भी अपने भाषणों में लपेटा उन्होंने और कहा कि कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है बीजेपी। गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगे हैं, जांच में आया किसानों को कुचला गया, सरकार अभी भी मंत्री को बचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने छापा मारकर बता दिया है कि यूपी में समाजवादी सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि रोजगार के वादे किए लेकिन दिए नहीं, बड़े बड़े विज्ञापनों में पैसा खर्च किया, नदियों की सफाई के विज्ञापन दिए गए, लेकिन दरअसल कुछ हुआ नहीं है। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो यही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है।
जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है। लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ कौन नहीं जानता। और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को। उन्हें वादा किया गया था कि आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। उन्हें अगर मंच पर भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पर चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई हैं। उन्होंने रायबरेली में आज लड़की हूं, लड़ सकती हूं टाउन हॉल किया। इस दौरान कहा कि सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और तय कर लें कि वो देश की राजनीति को बदलेंगी। बीजेपी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भी चुनाव आता है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस महासचिव इसके बारे में क्या कहें हम? पंजाब में 24 घंटे के अंदर बेअदबी का दूसरा मामला सामने आया है। कपूरथला के निजामपुर गांव में निशान साहब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। कपूरथला के एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश की। उनके मुताबिक आरोपी को एक अलग कमरे में रखा गया था, लेकिन वहां मौजूद भीड़ इसे स्वर्ण मंदिर की घटना से जोड़ रही थी और कह रही थी कि ये एक साजिश है। हमने भीड़ से कहा कि पुलिस को जांच करने दी जाए, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा भावना में बह गई थी। बड़ी मंदभागी घटना हुई है जी। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ 2-3 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰੋਵੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਧਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ।
मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ऐसा शक है मन में कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच होनी चाहिए, जांच के अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो भी जिन्होंने भेजा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी की कोशिश के मामले में पंजाब सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। शनिवार रात स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था, तभी एक शख्स सचखंड के अंदर पहुंचने के बाद जंगला कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास पहुंच गया और उनके सामने रखी कृपाण उठाने की कोशिश की। आरोपी को पकड़ने के बाद बेअदबी के आरोप में उसे एसजीपीसी दफ्तर ले जाया गया था। भीड़ की पिटाई में उसकी मौत होने का आरोप है। सुरक्षा के इंतजाम कहाँ किए, क्यों किए? ये जो कल बेअदबी का मुद्दा हुआ है जी, उसके बाद वैसे तो सब भी पीसफुल है, तो फिर भी अपनी सुरक्षा के, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, काफ़ी संगत बाहर से आई होती है, सुरक्षा के मद्देनजर हमने आज सुरक्षा प्रबंध किए हैं। और देश में अलग अलग जगहों से ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं। खतरा बढ़ रहा है। केरल में 4 और ओमिक्रॉन संक्रमित लोग मिले हैं। राज्य में अब तक 11 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। ये केरल का मामला है। सभी 4 नए केस जो हैं वो विदेश से लौटे नागरिक हैं। 2 तंजानिया, 1 ट्यूनीशिया, 1 ब्रिटेन से लौटा नागरिक है। वैसे अगर पूरे देश की बात करें और कोविड देखें तो रोजाना 8000 से कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7081 नए मामले आए हैं, जबकि 264 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में 7469 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे कम है। नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने आंकलन किया है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसका पीक फरवरी के महीने में होगा। इस कमेटी की प्रमुख प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की होगी। साथ ही कहा कि हम इस बात की बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर से रोजाना ज्यादा केस आएंगे। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शनिवार को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। चढ़ूनी ने ऐलान किया कि उनका दल पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी 40 किसान संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा के सक्रिय सदस्य हैं। उनका किसान संगठन हरियाणा भारतीय किसान यूनियन उन 40 दलों में शामिल था। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का हमारा इरादा इसे साफ, स्वच्छ और ईमानदार लोगों को आगे लाने का है, ताकि वो जनता की सेवा कर सकें। हालांकि चढ़ूनी ने साफ कर दिया है कि वो खुद पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसान नेता ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य दल से गठबंधन को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। दिल्ली के रोहिणी कोट में हुए बम धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने डीआरडीओ के एक सीनियर वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साइंटिस्ट का अपने पड़ोसी जो कि वकील हैं, उनसे कोई पुरानी रंजिश थी, इसलिए वकील को मारने के लिए ये ब्लास्ट किया गया। 43 साल के भरत भूषण कटारिया डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट में बम ब्लास्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
बीते 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 102 में लो इंटेंसिटी धमाका हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। ये अपने साथ 2 बैग लेके आए थे और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के डिसीव करने के लिए डिफरेंट गेट से, एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाके फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके एंटर हुए हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहां प्लेस करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक आईईडी बनाने के लिए विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन केवल डेटोनेटर में ही ब्लास्ट हो पाया। अगर पूरा बम फटता तो धमाका बहुत बड़ा होता। पुलिस ने कोर्ट में आने जाने वाली 1000 गाड़ियों की जांच की, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की, 1000 से ज्यादा घंटों की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। डंप डेटा के अलावा उस दिन कोर्ट में आने जाने वालों का पता लगाया गया। क्राइम सीन से पता चला कि बम बनाने में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ वो आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री है। जिस बैग में बम रखा गया था उसमें मुंबई की कंपनी का लोगो मिला। इस कंपनी का गोदाम दिल्ली में है, जिससे जांच में मदद मिली। ब्लास्ट करने के लिए एक रिमोट का इस्तेमाल किया गया। वो वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एंटी ऑटो थेफ्ट रिमोट था। बैग में केस से जुड़ी फाइलें भी मिली, उससे भी जांच में काफी चीजें मिली। इसके बाद भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से बम बनाने का और भी सामान मिला। पुलिस के मुताबिक भारत भूषण का अपने पड़ोसी वकील अमित वशिष्ठ से 6 साल से झगड़ा चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 12 केस कर रखे हैं। वकील को मारने के लिए ये ब्लास्ट किया गया। हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज को, उनका नाम है भारत भूषण कटारिया। इनको कल हमने अरेस्ट किया। ही इज ए साइंटिस्ट और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, इनके घर की तलाशी की गई। तो घर की तलाशी में ये चीज मिली कि जो बैग यूज हुआ था और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनर्स वगैरह यूज किए गए थे थोड़े बहुत वो रिकवर हुए। इसके अलावा बहुत से इंक्रिमिनेटिंग चीजें वहां से मिली हैं जो उनको इस केस से लिंक करती हैं। वकील और आरोपी एक ही बिल्डर फ्लैट में रहते हैं। वकील ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं जबकि आरोपी ऊपर वाली फ्लोर पर रहता है। 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 102 में इन्हीं के केस की सुनवाई होनी थी। उस वक्त वकील अमित वशिष्ठ भी वहां मौजूद थे। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि आपसी झगड़े का मामला बम ब्लास्ट तक पहुंच जाएगा और इसको अंजाम देने वाला देश के प्रमुख रक्षा संस्थान का वैज्ञानिक होगा। अब पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी बम बनाने का सामान कहां से लाया और कोर्ट की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के मौके पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के ग्रुप कैप्टन जय किशन की अगुवाई में 3 सदस्यीय दल ने माउंट विंसन कैंप पर तिरंगा फहराया। 27 नवंबर को अंटार्कटिका के 8,500 फुट पर माउंट विंसन कैंप में 7,500 वर्ग फुट का तिरंगा डिस्प्ले किया गया। 4 दिसंबर को माउंट विंसन की चोटी पर 125 सूर्य नमस्कार भी किए गए। इस उपलब्धि पर ग्रुप कैप्टन जय किशन से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के जाबाजों ने अंटार्कटिका पर तिरंगा का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करते हैं ग्रुप लीडर, ग्रुप कैप्टन जय किशन से। सर, क्या वहाँ कीर्तिमान आप लोगों ने बनाया?
जैसा हम जानते हैं अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, हम वहाँ क्लाइंब करने गए थे हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसन। इसके साथ साथ हमने इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा और वहाँ पे हमने 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैग, भारत का तिरंगा, वहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले किया। 27 नवंबर को हमने डिस्प्ले किया माउंट विंसन बेस कैंप पे और उसके बाद 30 नवंबर को हमने माउंट विंसन क्लाइंब किया। तो सर कैसा लग रहा था जब वहाँ पर तिरंगा जो आपने डिस्प्ले किया, उस हाइट पर, किस हाइट पर था और वहाँ का तापमान कैसा था, बताएं। तिरंगा जब भारतीय के हाथ में आता था उसका तो हौसला आप समझ सकते हैं, रोंगटे खड़े आते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अंटार्कटिका में किसी भी समय -25 टेम्परेचर तो आपको मिलता ही है और जब हवा चलती तो हमने वहाँ पे -45 टेम्परेचर तक देखा है। तो ऊंचाई के किस हाइट पर थी और कैसा लग रहा था तिरंगा वहाँ पर? जो हमारा बेस कैंप है विंसन का वो 8,000 फीट पर है, वहाँ पे मैं तिरंगा को डिस्प्ले किया था और उस सफ़ेद जैसे कि एक सुनसान जगह हो और उसके ऊपर तिरंगा हो, उस धरती को, उस बर्फीली धरती को आपने तिरंगे से रंगीन कर दिया, हिंदुस्तान की छाप छोड़ी। तो मेरे ख्याल से मेरा क्या हर भारतवासी के लिए कहीं ना कहीं एक रोमांच और एक प्रेरणा का स्रोत बनता है कि हम भारतीय विश्व के किसी भी कोने में किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने वहाँ स्काई डाइविंग भी किया और साइकिलिंग भी किया आपने वहाँ पर? हमने सबसे पहले इस तिरंगे को वहाँ पे डिस्प्ले किया, फिर हमने माउंट विंसन क्लाइंब किया। उसके बाद हमने 4 दिसंबर को माउंट विंसन पे 125 सूर्य नमस्कार किए और योगासना विन्यासा भी किया। फिर हमने 6 दिसंबर को जो है इसी तिरंगे को, जो यूनियन ग्लेशियर है गेटवे ऑफ अंटार्कटिका, वहाँ पे फिर से इसको डिस्प्ले किया। वहाँ मुश्किल भी आया सर, डिफिकल्टीज भी आई? मुश्किल तो देखिए, टेम्परेचर -25 हमेशा रहता है, हवा चलती है -35 -40 टेम्परेचर पहुँचता है, 24 घंटे वहाँ दिन होता है, कब रात हो रही है आपको सोने का बिल्कुल अंदाज़ा बदल जाता है, खाने पीने का आपका पूरा माहौल बदल जाता है। आप कोई भी मतलब कि क्लोथिंग आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आप चलने फिरने में बूट आपके हैवी है और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड में तो आप चल ही नहीं पाते। तो आपको अपने टेंट भी खुद पिच करने हैं, खाने पीने का इंतजाम भी कुछ करना है आपको ही। और जब आप क्लाइंबिंग के लिए अपने हाई कैंप सेट कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ जो भी आपका इक्विपमेंट है खुद ही कैरी करना है। अगला प्लान अब क्या है? अगला प्लान हमारा रहेगा कि हम इस तिरंगे को मेट्रो सिटी दिल्ली में लेकर के आएंगे। हम इसको स्टूडेंट्स के सामने, युवाओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसका जो साइज़ है 7,500 स्क्वायर फीट, इट इज़ सिम्बलाइजिंग आज़ाद अपना 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर हम कोशिश करेंगे इस तिरंगे को 15 अगस्त 2022 में श्रीनगर पे डिस्प्ले करने का। तो जाहिर सी बात है कि ये तिरंगा का जज्बा है जो अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।